तो दोस्तों राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि हमने कल हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अपने रिज़र्व स्टार्ट किए थे कि रिज़र्व्स जो हमारी बुक्स में, हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी होंगे उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो चीज़ें हमने कल देखी थी। और इसमें मैंने आपको कहा था कि हम वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये दो टॉपिक हैं, इनको बहुत डिटेल में करेंगे। और हम करने तो लास्ट वीडियो में ही वाले थे, बट उसमें हम नहीं कर पाया, तो चलिए हम आज की वीडियो में उसको कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो व्हाट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बेटा, इसके बारे में अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो है कल डिस्कस कर लिया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आखिर में होता क्या है। ठीक है, मतलब इसका क्या मीनिंग है वो तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको ब्रीफ में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व एक ऐसा रिज़र्व है जो इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि इन फ्यूचर आपके बिज़नेस या आपकी फर्म, कंपनी जो भी है उस फर्म में या फिर उस बिज़नेस में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को अगर बिज़नेस की वजह से कोई भी नुकसान हो रहा है और उस वर्कर ने क्लेम मांग लिया, क्या किया बेटा, उस वर्कर ने हमारी कंपनी से, हमारी फर्म से वो अगर कोई क्लेम मांग लेता है, तो इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि ऐसा कोई लॉस हमें हो सकता है या ऐसा कोई क्लेम वर्कमैन द्वारा किया जा सकता है, तो उस केस में वो फर्म जो है ऑलरेडी अगर पहले से ही रिज़र्व बना के रख लेती है ताकि हमको इन फ्यूचर एक साथ कोई नुकसान ना झेलना पड़े, तो उसके लिए जो पहले से ही जो रिज़र्व क्रिएट कर लिया जाता है, सो दैट इन फ्यूचर हमें, जिसको हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलते हैं ना बेटा, कि हमको लॉसेस के लिए पहले ही एडजस्टमेंट करना है, तो बस वही चीज़ की जा रही है कि हम पहले ही रिज़र्व बना के रखना है। तो ये जो रिज़र्व बनाया जाता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। अब ये बनाया ही हमने किस लिए है? ये बनाया ही हमने है वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए। किस लिए बनाया हमने? इस रिज़र्व को बनाया ही इसलिए गया है टू कंपनसेट द वर्कमैन। ठीक है, तो इसीलिए ये रिज़र्व अगर आपकी बुक्स में शो हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उस रिज़र्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम है। क्या देखना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि बुक्स में इस रिज़र्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम तो नहीं है। अगर कोई क्लेम बुक्स में ऑलरेडी है, बुक्स में अगर मतलब आपको वहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ रहता है, बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है रिज़र्व, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है इस रिज़र्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम का अमाउंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिज़र्व से पहले उस क्लेम को एडजस्ट करेंगे। उस क्लेम को एडजस्ट करने के बाद में जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा आपके रिज़र्व का, अगर रिमेनिंग बैलेंस बचेगा तो उसका क्या करेंगे, तो जो पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आपको मैंने जो बोला वो समझ में आया होगा कि ये रिज़र्व क्या है, उस रिज़र्व का एडजस्टमेंट हमको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो बोल रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आपका 1 लाख रुपीज़ का शो रहा है। क्या बोला मैंने कि आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले कॉलम में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व लिखा हुआ है और उसका अमाउंट है आपका 1 लाख रुपीज़, यानी कि ये क्या है, रिज़र्व। ये सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। अब अगर आगे इसने बोला है कि अगर कोई क्लेम ना हो, मतलब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस रिज़र्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, अगर इस रिज़र्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, तो अगर क्लेम नहीं होगा दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रिज़र्व क्या होगा, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। यस और नो, कि जो रेशियो गिवन है आपको कि ओल्ड रेशियो ये है, तो जब रेशियो 1:1 था तो जो प्रॉफिट कमाए हैं तो वो प्रॉफिट का बेनिफिट भी तो इसी रेशियो में मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का बैलेंस अगर आपके 1 लाख पड़ा है और उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये आपका ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। आती बात समझ में? तो एंट्री क्या करेंगे बेटा इसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आगे बात समझ में? होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना है और क्या किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है हमको बेटा दैट इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। जैसे हमारे ऊपर एग्जाम्पल था हमारे पास कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व कितना पड़ा है हमारे पास में, 1 लाख रुपए।
1,00,000 रुपीज़ का हमारे पास क्या है, रिजर्व्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर क्या बोला है बच्चे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये बोला गया है कि वर्कमैन ने क्लेम किया, एक वर्कमैन आया जिसने हमारे ऊपर क्लेम किए कितने, 20,000 रुपीज़। क्या बोला मैंने कि वर्कमैन आया और वर्कमैन ने क्या किया है, 20,000 रुपीज़ का क्लेम किया है। अच्छा, रिजर्व कितना है, 1,00,000 रुपये, क्लेम कितना है 20,000, यानी कि इस रिजर्व में से 20,000 रुपीज़ का क्लेम यूज़ करने के लिए कर लेंगे, यस और नो, 20,000 रुपीज़ इस क्लेम के लिए यूज़ कर लेंगे। और जो रिमेनिंग रह गए 80,000, कहाँ से आया 80, 1,00,000 का रिज़र्व है, 1,00,000 में से 20,000 आपने क्लेम के लिए यूज़ कर लिया, तो बाकी जो बच जाते हैं 80,000, वो 80,000 क्या करेंगे बच्चे, वो 80,000 हो जाएंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। आती बात समझ में। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितना है, 1,00,000। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज़ टू, सबसे पहले करेंगे क्लेम 20,000 रुपीज़ एंड टू पार्टनर्स कैपिटल 80,000 रुपीज़ इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है, तो यही एंट्री कर रखी है हमने यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आती है इतनी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट एक और जो पॉइंट है आपका, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एग्जाम्पल वापस, कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था बेटा हमारे पास, 1,00,000 रुपीज़। ये बोल रहा है कि मान लो किसी वर्कर ने क्लेम किया है और उसने क्लेम भी कितना कर लिया, 1,00,000 रुपीज़, रिजर्व कितना है 1,00,000, क्लेम कितना किया 1,00,000। क्या इसमें से कोई ऐसा अमाउंट है जो रिमेनिंग रहेगा पार्टनर्स के लिए, नो, बिल्कुल नहीं। क्यों, जितना रिजर्व है उतने की ही लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आती है बात समझ में। तो अगर मान लो इक्वल होगा, जो आपका क्लेम है, क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आप हमेशा ये एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। आती है इतनी बात समझ में। चलिए जी, सो नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या बोलेगा, ऑब्वियसली बात है, हमको समझ आना चाहिए कि मान लो क्लेम का अमाउंट क्या हो, रिजर्व से ज़्यादा हो। हमारे एग्जाम्पल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,00,000 रुपीज़। मान लो जो वर्कर है, वर्कमैन है, उसने क्लेम कर लिया बच्चे 1,20,000 रुपीज़। क्या बोला मैंने, क्लेम कितने का कर लिया 120, रिजर्व कितना है 1,00,000, क्लेम कितना किया 120। क्या ये एक्स्ट्रा 20 हमारे लिए नुकसान है या नहीं है, हाँ या ना। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से करूँगी मैं, 1,00,000 से। क्लेम को क्रेडिट कितने से करना है, 120 से, ये सुनो। तो बाकी बचे हुए 20 कहाँ से लूँगी मैं, कहाँ से लूँगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से लूँगी बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से 20,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो 20,000 का नुकसान हुआ है उसको हम यहाँ से ले लेंगे। आगे बात समझ में। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आती है। तो अब इसको हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 ऑफ DK Goyal. So the illustration is saying us that BQ are sharing profits and losses in the ratio of 3:1. 3 पार्टनर हैं P, Q और R, 3:1 में वो प्रॉफिट्स अपने शेयर कर रहे हैं। They decided to share future profits and losses in the ratio of 4:2. पहले 3:1 में वो लोग प्रॉफिट्स जो हैं वो शेयर कर रहे थे, अब उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। उन्होंने रेशियो क्या कर लिया है, 4:2 with effect from 1st of April 2024. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2024. बैलेंस शीट में आपको गिवन है लाइबिलिटी कॉलम में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्या बैलेंस गिवन है बेटा जी अपने को, 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें गिवन है, ठीक है। अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहा है, ये 4 कंडीशन, 4 केसेस गिवन हैं। चारों केसेस में हमको अलग अलग ट्रीटमेंट देखना है कि क्या होगा। सो फर्स्ट इज सेइंग अस दैट इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन,
कि अगर हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ही 60,000 रुपीज़ का, इसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको नहीं देखना है अभी, ठीक है, इन तीनों को फिलहाल नहीं देखना है। हमको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखना है कि अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और बोल रहा है रेशियो चेंज हुए हैं, तो आपको क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पूरा रिजर्व है ये पी, क्यू और आर में 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों लेंगे हम 3:1? हम 4:3 में भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। हमने 3:1 में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, 4:3 में क्यों नहीं किया? तो आपको पता होगा कि हम ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो रिज़र्व बनाए होंगे हमने, जिन प्रॉफिट्स से ये रिज़र्व क्रिएट किए गए हैं, वो प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर्स ने तब अर्न किए थे जब उनका प्रॉफिट 3:1 था। उनका जो PSR था वो क्या था, 3:1, और जब 3:1 PSR था तब ये प्रॉफिट्स अर्न किए गए होंगे और इस प्रॉफिट में से ये रिज़र्व क्रिएट किया गया होगा। ये रेशियो तो अभी हुआ है, इसीलिए इस रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, किस में करते हैं, 3:1 में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 3:1 में, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू पी, टू क्यू, टू आर, 3:1। सेकेंड हमको क्या बोल रहा है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000 रुपीज़। रिजर्व हैं आपके पास 60,000 के, क्लेम की बोल रहा है कि 24,000 का वर्कमैन ने क्लेम कर लिया, ठीक है। अगर क्लेम किया है तो ये क्लेम क्या होगा हमारी फर्म के लिए, ये क्लेम होगा हमारी फर्म के लिए लाइबिलिटी, येस और नो। तो 60,000 रुपीज़ का रिजर्व है, 24,000 हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है बेटा जी अपने पास में 36,000 रुपीज़ का, ये क्या है, ये तो हमारा रिजर्व बैलेंस है जो अभी भी हमारे पास बच गया है। तो यानी कि ये जो अमाउंट है वो पी, क्यू और आर में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आती बात समझ में, 24 की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्लेम की और 36 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन क्लेम एंड टू पी, टू क्यू और टू आर, ठीक है। प्रोविज़न कितने का बनाएंगे, 24 का, और पी क्यू आर को 36,000 जो है वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो क्या एंट्री कर ली बेटा जी हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू पी और टू क्यू और टू आर, ये क्या है 36,000 जो रिमेनिंग बचे हैं उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000 रुपीज़। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जितना रिजर्व है उतना ही अगर क्लेम होगा तो जो रिज़र्व है वो पूरी की पूरी उसकी लाइबिलिटी हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि पूरी तो क्या बन गई है हमारे लिए, लाइबिलिटी। ये बन गया मेरा क्लेम जो मुझे पेमेंट करना है, यानी कि अब मेरे पास रिज़र्व का तो कोई बैलेंस रहेगा ही नहीं, सारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और जब रिज़र्व रहेगा ही नहीं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कुछ नहीं होगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने से, 60,000 रुपीज़ से। आती है इतनी बात समझ में। तो इसकी एंट्री सिर्फ यही होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 रुपीज़। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला है वो क्या बोला बेटा, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000 रुपीज़। रिजर्व कितना है मेरे पास में 60 और लाइबिलिटी कितनी बन रही है 75, यानी रिजर्व से अगर मैं एडजस्ट कर भी पाऊँ तो रिजर्व से 15,000 रुपये तो आपको अभी भी एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं और से प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ये सुनो, ये 60,000 तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी इस लाइबिलिटी में, बट अभी भी 15,000 रुपीज़ हैं जो मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने बात की थी कि ये अमाउंट जो है वो कहाँ से लिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये सुनो, सो हमारे को एंट्री करनी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व के 60, रीवैल्यूएशन से 15,000
और 75,000 का टोटल क्लेम हमारी ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और ये कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी कॉलम में। तो एंट्री एक बार देख लो इससे में। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक एंट्री और हो जाएगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60, 15 और 75,000 रुपीज़। होप सो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। तो चलिए फर्स्ट कंसेप्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट। आज का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट जो भी कोई फर्म या बिजनेस परचेज़ करता है उसकी मार्केट वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। ये सुनो, उसको हमने जिस प्राइस पे हमने परचेज़ किया और उसकी प्रेजेंट में जो मार्केट वैल्यू है, इनमें जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। या तो मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है या मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। ये सुनो, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो ये तो बेनिफिट है, तो इसके लिए हमको कोई रिजर्व या कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू में कमी आ रही है, तो अगर मार्केट वैल्यू कम हो रहा है तो इसके लिए हमको पहले से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट हमको करने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है? तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, इसकी मार्केट प्राइस घटेगी, तो क्या करेंगे, हम उस रिजर्व से उसको एडजस्ट कर देंगे। आती बात समझ में? चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज सेम। अगर आपकी बुक्स में, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, अगर आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स मान लेते हैं, बोला गया है 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं, 20,000 आपका रिजर्व है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की प्राइस 1 लाख रुपीज़, ये कौन सी प्राइस है, बुक वैल्यू। ये सुनो, इन्वेस्टमेंट की जो 1 लाख रुपीज़ प्राइस है वो क्या है, बुक वैल्यू। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बोला गया कि इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अभी भी सेम प्राइस पर हैं। सेम प्राइस मतलब 1 लाख रुपीज़ उसकी बुक वैल्यू है, 1 लाख रुपीज़ ही उसकी मार्केट वैल्यू भी है। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई चेंज आया क्या बेटा? नहीं जी, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। यानी कि पहले भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे, मार्केट में भी वो 1 लाख रुपीज़ के ही हैं। मतलब मुझे यहाँ पे तो कोई बेनिफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा है। तो अब जो मेरे पास में ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट पड़ा है, तो क्या ये प्रॉफिट्स है या नहीं? बिल्कुल है। तो अब ये प्रॉफिट्स क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ये सुनो, क्योंकि फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हुआ है, PSR चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है, रिकन्स्टिट्यूशन। और रिकन्स्टिट्यूशन हुआ है तो हमको ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो अब अगर एडजस्टमेंट करना है तो इस रिजर्व को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ओल्ड रेशियो में। और पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करूंगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट की प्राइस में तो कमी तो आई नहीं है, और कमी नहीं आई तो मुझे कुछ एडजस्ट भी नहीं करना, इसलिए पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आती है बात समझ में? एंट्री क्या होगी बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। आती है क्या बच्चा, यहाँ तक बात समझ में क्लियर है? चलिए जी, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या हो, सिमिलर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है बेटा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज लेस देन द बुक वैल्यू। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट थे वो कितने थे, बुक में, एसेट्स में कितने हैं, 1 लाख के, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 20,000 का। ये सुनो, ये तो बात हो गई कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट पड़े और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बोला गया बेटा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो मार्केट प्राइस है या मार्केट वैल्यू है वो अब रह गई है 80,000, सॉरी 80 नहीं 90 ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने, 90,000 रुपीज़ की। कितनी रह गई मार्केट प्राइस, 90,000। बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख। मार्केट प्राइस कितनी रह गई, 90,000। नुकसान कितने का हो गया, 10,000। ये सुनो, नुकसान कितने का हो गया, 10,000। तो ये जो 10,000 रुपीज़ के लॉस हैं कहाँ से एडजस्ट करूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ये रिजर्व बनाया इसीलिए था हमने, ताकि हमको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में जो नुकसान हो या फिर कोई लॉस हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो मतलब ये 10,000 कहाँ से लूँगी मैं, इस रिजर्व से। कैसे लूँगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या किया बेटा मैंने, ये
हमने क्या बात बोली है कि इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस में कमी आ रही है। प्राइस में कमी कितनी आई है? अभी हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट कितने थे, 1 लाख के, अब उसकी प्राइस घट के कितनी रह गई, 90,000। हमारे को लॉस कितने का हुआ, 10,000। और रिजर्व कितने का पड़े हैं हमारे पास, कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 20,000। तो इस 20 में से ये 10,000 एडजस्ट करूँगी या नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करूँगी, 10,000 से मैं कम कर दूँगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़, और ये जो 20,000 का रिजर्व था उसमें से 10,000 एडजस्ट किए, तो बाकी का क्या करूँ, बाकी को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। आती है बात समझ में? एंट्री देख लेते हैं इसकी कि अगर जो फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कमी आई है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। कमी कितने की आई थी, 10,000 की, और रिजर्व कितने थे, 20,000। तो क्या ये फॉल कम है या नहीं है, बिल्कुल है। जो कमी आई है इन्वेस्टमेंट की प्राइस में वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। तो उस केस में हम एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही हमने किया। टू इन्वेस्टमेंट किस प्राइस से करते हैं बेटा, बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस करने के बाद जो बचता है। हमारे एग्जांपल में बुक वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू थी 90,000, तो जो रिमेनिंग बच गया 10,000 का, उससे हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस को कम कर देना है। आती बात समझ में? चलिए जी, तो ये तो कब हुआ, ये हुआ जब इन्वेस्टमेंट जो हैं उनकी जो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, ये जो कमी हुई है, ये जो डिफरेंस है वो कम है किससे, रिजर्व से। ये जो माइनस करने का के बाद अमाउंट है, यानी कि ये जो लॉस हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है मुझे, वो कितने से कम है, वो आपका रिजर्व से कम है। तब आपको ये एंट्री करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बोला है अगर जो फॉल हुआ है, जो कमी हुई है, वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के। अच्छा जी, हम हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट की प्राइस 1 लाख, बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, है ना, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट इसका प्राइस 20,000। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल दिया गया कि इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अब रह गए हैं, यानी कि मार्केट में प्राइस इन्वेस्टमेंट्स की कितनी है, 80,000 रुपीज़। कितनी है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में प्राइस है 80,000 रुपीज़, यानी कि नुकसान कितने का हो गया, कितने का लॉस हो गया मुझे, 20,000। तो जितना रिजर्व है उतने का ही मुझे अगर नुकसान होता है तो आपको क्या एंट्री करनी है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 और 20,000 रुपीज़, यानी कि पूरा रिजर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने में काम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर देगा। तो हमारे पास में कोई रिजर्व बैलेंस अब रिमेनिंग नहीं रहा है जिसको मेरे को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। आ गई बात समझ में? 2 पॉइंट्स किए हमने अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा जो था, फर्स्ट पॉइंट में तो हमने कहा कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तब तो हमको कोई शॉर्टफॉल या कोई कमी या नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर जब नुकसान नहीं हुआ है तो सारा रिजर्व क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। और सेकंड हमने बोला कि अगर कमी आ जाए, अगर जो है वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाए, और कम हो जाए उसमें भी वापस हमने 2 पॉइंट देखे कि जो कमी हुई है वो रिजर्व से कम है, जो कमी आई है, जितनी भी कमी आई है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। अगर जो कमी आई है वो कम है तो हम क्या करेंगे, जितनी कमी आई है उससे तो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और जो बाकी का रिजर्व का बैलेंस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर जो रिजर्व अमाउंट है उसी के बराबर कमी आ जाए तो जितनी की कमी आई है पूरी की पूरी रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगी। आती है बात समझ में? नेक्स्ट वन क्या बोला है बेटा कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट जो आपको गिवन है उस अमाउंट से ज़्यादा का नुकसान आपको हो जाए। जैसे कि अगर हम हमारा क्वेश्चन ले जो हमने अभी तक इतनी देर से ले रहे हैं हम, उसमें हमने बोला इन्वेस्टमेंट है आपके 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 20,000, और अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोल दिया गया कि इन्वेस्टमेंट जो है ना उसकी मार्केट प्राइस रह गई है 70,000 रुपीज़ की। अच्छा जी, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसकी प्राइस आज के टाइम पे कितनी रह गई मार्केट में, 70,000 रुपीज़। कितने का नुकसान हो रहा है मुझे, डायरेक्ट 30,000 रुपये का। अब मैं इस 30,000 को एडजस्ट कहाँ से करूँगी, पहले तो मैं लेती इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट मैंने देखा कि इसमें तो
सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, मतलब मुझे अभी भी 10,000 और कहीं से लेने पड़ेंगे। अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन में देखा था कि अगर वो शॉर्टफॉल हमारे रिजर्व से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो हमको रिवैल्यूएशन से कुछ बैलेंस लेना पड़ता है। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे बेटा। 20,000 से हम ले देंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और बाकी जो बचते हैं 10,000 वो हम कहाँ से लेंगे, वो लेंगे हम रीवैल्यूएशन से। क्लियर है? तो एंट्री देख लो, फॉल इन वैल्यू इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ज़्यादा है फॉल तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 20,000 का रिजर्व था, 10,000 रीवैल्यूएशन से लिए और इन्वेस्टमेंट कितने कम कर दिया, 30,000 रुपीज़ से। आती है यहाँ तक बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो क्या करना है भाई। कम हो रही है जो तो देख लिया हमने। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब वही इन्वेस्टमेंट बुक्स में है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 और मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 1,20,000 रुपये। कितनी हो गई? 1,20,000। यानी कि मुझको और बेनिफिट हो गया। तो ये जो बेनिफिट है, अगर बेनिफिट होता है तो फिर रिज़र्व को तो आपको पूरा बांट देना है, इसका कोई एडजस्टमेंट इसमें इससे रिलेटेड नहीं है। ये रिज़र्व तो क्या होगा, पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो बेनिफिट हो रहा है ना बेटा, इस बेनिफिट को कहाँ डालेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आती बात समझ में? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा का सारा अमाउंट जो रिजर्व में था वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। फिर उसके बाद में जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, जो वैल्यू बढ़ी है, उस वैल्यू से पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन करके। बढ़ाने का मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बेनिफिट है वो इन्वेस्टमेंट में डेबिट और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो रिवैल्यूएशन में बेनिफिट आ रहा है, हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन का हमारे पास क्या है, सीआर बैलेंस, और सीआर बैलेंस को पार्टनर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो रिवैल्यूएशन को करूँगी डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या किया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है आपको ये पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, पहले इस कंसेप्ट को हम देख लेते हैं पूरा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 27, PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1:1:1 में अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले उनका रेशियो है 3:1, अब वो 1:1:1 करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको दिया हुआ है 30,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है आपको 5 लाख रुपये। ठीक है, अब हमको 5 केस दिए हुए हैं और सारे केसेस में हमको सॉल्व करना है कि कैसे हमको रिजर्व्स का यूज़ करना है, कैसे हमको रीवैल्यूएशन लेना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो फर्स्ट केस क्या है बेटा आपका, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपको कुछ नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, मतलब कुछ नहीं बोला। अब अगर कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे कि सारा का सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की प्राइस में शायद कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा। और अगर चेंज नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, पूरे के पूरे 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P, टू Q और टू R इन 3, 2 और 1। आती है बात समझ में? चलिए जी, सेकंड पॉइंट इसने बोला कि अगर मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपीज़ ही रहती है, ऊपर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बोला है इन्फॉर्मेशन है तो सही, और उस इन्फॉर्मेशन में जो इन्वेस्टमेंट की प्राइस है वो प्राइस उसकी बुक वैल्यू के बराबर ही है, यानी कि यहाँ पे भी आपको कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और अगर कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जितना रिजर्व्स का बैलेंस है वो पूरा का पूरा PQR में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आती बात समझ में? तो केस 2 में क्या बोला है, सेम सोल्यूशन एज केस 1, यानी कि सेम वही होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PA और 2Q और 2R। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, थर्ड केस आपको क्या बोला बेटा, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 488। थर्ड केस इज कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बोला है, 4,88,000 रुपीज़। अगर 4,88,000 का आपका मार्केट प्राइस है
अगर मार्केट प्राइस 4,88,000 यानी 488 है और बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि हमें 12,000 रुपीज़ का क्या हो गया, यहाँ पर नुकसान हो गया। अगर नुकसान हुआ है तो हम क्या बोलते हैं कि हमको उन रिजर्व्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब पहले तो ये देखो कि ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है, ये जो कमी आ रही है, क्या वो रिजर्व के अमाउंट से कम है या ज़्यादा है? ये कम है। और अगर कम होती है तो हमने ऊपर ही एंट्री देखी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12,000 और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग आपका 18,000 रुपीज़ है, वो पूरा क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री देख लो एक बार, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़, टू इन्वेस्टमेंट्स 12,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी हमने, टू पी, टू क्यू और टू आर, उनको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मार्केट वैल्यू 446, मार्केट वैल्यू क्या बता रही है, 446, 5 लाख बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 446, डिफरेंस कितने का आ गया बेटा? यहाँ पे हमारे पास में साफ साफ जो डिफरेंस आ रहा है वो है 54,000 रुपीज़ का। कितने का डिफरेंस है? 54। अच्छा, रिज़र्व कितने हैं मेरे पास? 30। नुकसान कितने का हो रहा है? 54। तो जितने रिज़र्व हैं, पहले तो मैं क्या करूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट कि 30,000 तो मैं इससे कम कर दूंगी, बाकी जो 24 बचते हैं उसके लिए क्या लूँगी मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 रुपीज़, और इन दोनों से इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितने से कम हो जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24, टू इन्वेस्टमेंट्स 54,000 रुपीज़। होप सो आपको ये जो एंट्री है वो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये जो रिवैल्यूएशन का हमारे पास डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर डेबिट बैलेंस है तो ये हमें नुकसान दिखाता है, और ये जो नुकसान है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके 3:1 में। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आती है यहाँ तक बात समझ में? क्या किया हमने कि जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था ना, ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट, दैट मार्केट वैल्यू हो जाती है इंक्रीज। 5 लाख इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और 5,6 यानी कि 6,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। तो हमने बात की थी कि बेटा अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस में ये रिजर्व तो पूरा का पूरा पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने पढ़ा था अभी लास्ट पॉइंट कि अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले तो इस पूरे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस में? PQR में। किस रेशियो में? 3:1 में। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:1। क्लियर है? अब इसके बाद में ये जो बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? रीवैल्यूएशन में। कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपीज़। क्लियर? ये बेनिफिट हो गया, और फिर इसके बाद में रिवैल्यूएशन का बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूवीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 3:1 में। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये जो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा PQ और R में 3:1 में। आती है क्या बेटा यहाँ तक बात समझ में? तो चलिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका है। एक इसमें एंट्री और बच गई है बेटा। वैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कंप्लीट हो चुका है। एक सिंगल एंट्री है ये, जिसका एडजस्टमेंट प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंट्री एक बार आप आज ही समझ लो इसकी। हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं तो उनका हम दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक, जब आपको डायरेक्ट उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, और एक जब आपको उनको कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करना हो। तो जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। रिजर्व हमने पढ़ लिया, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये जो है पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे इनका भी एडजस्टमेंट होता है ये हमने समझ लिया। अब बात आती है कि अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हमको नहीं करना हो तो उस केस में बेटा एक एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आपको याद होगा कि हमने गुडविल एडजस्टमेंट्स इन केस ऑफ चेंज इन PSR हमने गुडविल ट्रीटमेंट पढ़ा था। वही सेम एंट्री यहाँ पे अप्लाई होती है बेटा
कि व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अगर इन रिजर्व्स का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना, अगर इन रिजर्व्स का बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में नहीं करना है, तो आप एंट्री क्या करते हो बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है।